घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करने वाले, यानी कि अपनी बात करने वाले हैं। ये ताल हम लगातार ठोकते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, प्रजातंत्र हैं, जमहूरियत हैं। और लोकतंत्र होता क्या है? डेमोक्रेसी होती क्या है? आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं? तीसरी चौथी में पढ़ा दिया जाता है कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के मायने ये हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी कि सरकार लोगों की, लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए बनी हुई सरकार ही प्रजातंत्र, लोकतंत्र होता है। फिर आप कहेंगे कि ये परिभाषा, ये बच्चों वाली बात क्यों आप समझा रहे हो, सिखा रहे हो, इससे शुरुआत कर रहे हो? सरकारें किस लिए होती हैं? एक व्यवस्था बनाने के लिए। समाज जिसमें हम जीते हैं वो एक व्यवस्थित तरीके से चले। रोजी रोटी तो आप भी कमाते हैं, मैं भी कमाता हूं। अपने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, तो स्कूल का प्रबंधन करना होगा। हारी बीमारी में अस्पताल ले जाना पड़ेगा, घर में तो इलाज नहीं हो सकता है। साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, एक आधारभूत ढांचा, ये आपको मुझको मुहैया हो, ऐसी व्यवस्था बने, इसीलिए सरकारें होती है ना। बाकी तो हम अपनी जिंदगी चलाते ही हैं, बाकी तो हम आत्मनिर्भर हैं ही। पर व्यवस्था अगर चरमराने लगे तो आम आदमी क्या करे? त्राहिमाम करे, चित्कार करे, चीख पुकार करे, बेबस बैठ जाए घर में, या एड़ियां रगड़े। यह आज की तस्वीर है भारत की, न्यू इंडिया की, विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़े भारत की। कोरोना के ताजा मामले 2,59,170 कल के मुकाबले कम हुए हैं। कल 2,73,000 नए मामले आए थे, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर है। 1,761 मौतें हुई हैं। यह मैं एक पूरे देश की तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी बता दूं आपको। महाराष्ट्र में 58,924 मामले, 351 मौत। उत्तर प्रदेश 28,211 मामले, 167 मौतें। दिल्ली 23,686 मामले, 240 लोगों ने दम तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ 13,834, मध्य प्रदेश 12,897, गुजरात 11,403, राजस्थान 11,967। हर जगह की एक जैसी कहानी। लोग मारे मारे फिर रहे हैं एक अदद बेड के लिए। बेड मिलता है, ऑक्सीजन की कमी सामने पेश आ जाती है। बेड मिल रहा है, लेकिन दरकार है, जरूरत है एक वेंटिलेटर की भी, तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है। जो अस्पताल नहीं जा रहे हैं, घर में ही होम आइसोलेट हो रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही। रेमडेसिविर की कालाबाजारी चरम पर है। 899 रुपए का टीका 14,000, 15,000 से लेकर 40,000, 50,000 तक में बेचा जा रहा है धड़ल्ले से। जबकि हमारी व्यवस्था,
हमारी सरकारें कह रही हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की अब आपूर्ति हो जाएगी, रेलवे को भी लगा दिया गया है। आज आपने तस्वीरें देखी होंगी दिन में कि दिल्ली पुलिस ने कमाल का काम किया, और कमाल का काम किया है। 235 लोगों की जान बची क्योंकि एक ऑक्सीजन ट्रक को रास्ता दिलाने में अच्छा काम किया। पर यह अपने आप में नायाब चीज क्यों है? इसीलिए तो व्यवस्था होती है कि ऑक्सीजन की कमी है, ट्रक आ रहा है सप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए रास्ता बनना चाहिए। ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, हमारे प्रोटोकॉल होने चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हम ताली बजाते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो चारों तस्वीरें फिर से दिखाइए, वो खुद मान रहे हैं कि गंभीर ऑक्सीजन संकट है। कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन, राजधानी दिल्ली, देश के दिल दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, तुरंत मुहैया कराई जाए, वो गुहार लगा रहे हैं। यहां आम आदमी भूल जाइए, सूबे के मुख्यमंत्री गुहार लगा रहे हैं। मुंबई की जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यह चंद्रपुर इलाके की तस्वीर है। यहां कोविड अस्पतालों में बेड ही नहीं मिल रहा। मरीज पिछले 2 दिन से चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। बेड ऑक्सीजन ना मिलने के चलते अस्पताल के बाहर गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। झारखंड की राजधानी रांची में, रांची जनरल अस्पताल के डॉक्टर शंभू प्रसाद का एक वीडियो सामने आया है। वो कहते हैं संक्रमितों के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए 35 बेड हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन मिलते ही नहीं है। डिमांड करो तो 5-10 मिल जाते हैं, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, और पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक कार्यमुक्त होने के लिए चिट्ठी लिख दी थी। बनारस में भी यही हाल है, ऑक्सीजन की कमी है। और बनारस की एक और तस्वीर, और जो कमजोर दिल वाले हैं, मैं आग्रह करूंगा आप तस्वीरें ये ना देखें, लेकिन ये भयावह तस्वीर है, ये आपको दिखाना जरूरी है। वाराणसी के हरीशचंद्र घाट की अब आप तस्वीर देखिए। लाइन लगी हुई है चिताओं की, अंतिम संस्कार में भी वेटिंग है। अंतिम संस्कार कराने जाइए, आपका अपना, आपके परिवार का सदस्य, आपका रिश्तेदार मौत हो गई, इंतजार करना पड़ रहा है। अंतिम संस्कार की भी वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। और यह क्यों हुआ है? कोरोना से तो हम पिछले 1.25 साल से लड़ रहे हैं, घर में भी बैठे, लॉकडाउन भी हुआ, ताली थाली भी बजाई, फिर भरोसा दिया गया बेड बढ़ाए जाएंगे, वेंटिलेटर्स बनेंगे, पीपीई किट बनेंगी, मास्क बनेंगे, और बने भी। लेकिन आज हालत क्या है? सीरो सर्वे नवंबर से जनवरी के बीच, कल मैंने आपको कार्यक्रम में तफसील से जानकारी दी थी, वो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे दूसरी वेव, दूसरी लहर आने वाली है, तैयार हो जाओ। लेकिन हम तैयार नहीं थे। हम तैयारी कर रहे थे चुनाव की, हम तैयारी कर रहे थे कुंभ मेले की। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे हमने हरा दिया। रायता फैल रहा था। बहुत ही गंभीर समस्या के लिए बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इसमें छिपा हुआ दर्द, आम आदमी का दर्द आप समझ रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। रायता फैल रहा था और हमने रायता फैलने दिया। अब पानी नाक से ऊपर चला गया है, अब हम समेटने चले हैं और समेट नहीं पा रहे। आम आदमी परेशान है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। किसी को भी फोन करो या किसी का भी फोन आए, बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। मेरे पिता कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, मेरे भाई की सांस उखड़ रही है, मेरी माता को वेंटिलेटर की जरूरत है, कहीं कोई बेड का इंतजाम करा दो, कहीं से दवाई का प्रबंधन करा दो। अरे किसी को बता दो, कुछ तो करवा दो। यह हालत है। अभी एक ताजा खबर आई है,
एक आरटीआई के जरिए हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। 1 मई से 18 साल के ऊपर जो लोग हैं, जो बालिग हैं, सब वैक्सीनेशन करा पाएंगे। तो एक आरटीआई के जरिए यह पता लगा है कि अप्रैल 11 तक 10 करोड़ टीके उपलब्ध कराए गए थे राज्यों को। उनमें से 44 लाख टीके तो बर्बाद कर दिए गए, 4.5% टीके बर्बाद कर दिए गए। सबसे ज्यादा वेस्टेज, घोर लापरवाही तमिलनाडु ने की, 12%। फिर हरियाणा, 9.25% टीके ऐसे ही जाया हो गए। आज उसके लिए आम आदमी 40-40, 50-50 हजार रुपए देने पर मजबूर हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। पंजाब 8.25%, मणिपुर 7.8% यानी कि 7.25%, तेलंगाना 7.5%। और जीरो वेस्टेज वाले गिने चुने राज्य हैं केरल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन दीव, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। मैंने केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दिए हैं। यह हमारी व्यवस्था है। अब दिल्ली में तो लॉकडाउन लगा दिया गया है 6 दिन का। कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा पूर्ण लॉकडाउन लगेगा महाराष्ट्र में भी। कल से पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है वहां पर, हालात ऐसे हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन की बात करती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयारी करने लगती है उत्तर प्रदेश सरकार। नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लग सकता है, हम सख्ती तो करेंगे। तो अलग अलग राज्य अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय आपदा नहीं तो क्या है? एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या नहीं होनी चाहिए? आम आदमी अगर यह कहे कि मेरे घर में दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर पर फोन करूं। आजकल तो आधार कार्ड का जमाना है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, सारा डेटा बैंक सरकारों के पास हमारा है, एक एक जानकारी है। अगर मैं फोन करूं और मैं कहूं मेरे घर में कोई बीमार है तो तुरंत मुझे क्यों ना बता दिया जाए कि आपके इलाके में ये 10 अस्पताल हैं, यहां पर स्थिति ये है, आपको कल 11 बजे या कल 12 बजे, कल 1 बजे आपको ये बेड मिल जाएगा, आप वहां पर अपने मरीज को लेकर आ जाइए। ये कुछ ज्यादा मांगा जा रहा है क्या? 1.25 साल में हम इतनी तैयारी नहीं कर पाए क्या? आर वी आस्किंग फॉर द मून? और यह तब है जबकि जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, जिंदगी जीने का हक, अधिकार, बेतकल्लुफी से, मूल अधिकार है, ये मेरी फंडामेंटल राइट है। और इसमें पी उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डॉक्टर्स असिस्टेंस, यानी कि अस्पताल में जाऊं, बेड मिले, डॉक्टर मेरा उपचार करे, यह मेरी फंडामेंटल राइट है। तो इसके लिए त्राहिमाम, इसके लिए हाथ जोड़ने की नौबत क्यों आ रही है? और उसके बावजूद भी नहीं मिल पा रही है मुझे सुविधाएं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, पहले रायता फैलाओ, अब समेटो, यह आलम है अब। और यह राष्ट्रीय आपदा नहीं तो क्या है? नेशनल हेल्थ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर की जाती है? एक क्लैरिटी क्यों नहीं है? या राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है? हम इस मुहाने पर, इस चौराहे पर क्यों खड़े हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, डॉक्टर रागिनी नायक, अब पीएचडी कर चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके विधायक, उनके युवा चेहरा संजीव झा, अहम घटक है एनडीए सरकार के एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, और एक बेहद ही खास मेहमान जिनसे मैं राजनीतिक चर्चा कतई नहीं करने वाला हूं, डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन हैं
फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के देश के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक। और डॉक्टर अशोक सेठ, देखिए रायता तो फैल चुका है और यहां पर ब्लेम गेम चलता रहे कि क्या किया क्या नहीं किया, सीरो सर्वे से हमने आकलन क्यों नहीं किया, बेड क्यों नहीं बढ़ाए, ऑक्सीजन हमने पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं मुहैया कराई। ये बातें तो होती रहेंगी, ये मैं आगे कर लूंगा। पर आज जिस स्थिति में है डॉक्टर अशोक सेठ, आम आदमी क्या करे? ये तो एक बहुत गंभीर स्थिति है। आपने सही पूछा कि आगे क्या करना चाहिए, इस टाइम पे क्या करना चाहिए। कैलसनेस और केयरलेस तो हर तरीके से हुई, इनफैक्ट पब्लिक से भी हुई, पॉलिटिशियंस ने भी सोचा कि, रेगुलेटर्स ने भी सोचा कि शायद ये चला गया है। बट आई थिंक जो सबसे अहम बात हुई है, जो कि हम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हम तो इस वायरस से लड़ रहे हैं राइट फ्रॉम द फर्स्ट केस इटसेल्फ, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। हमें भी एक्चुअली यही नहीं उम्मीद थी कि इतनी रैपिड राइज होगी, जो कि 2 हफ्ते में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा। मुझे कुछ हफ्ते पहले की याद है कि 4 केस थे पूरे अस्पताल में, जबकि हमारे पास 100 बेड थे कोविड के। हमें इनफैक्ट डी एस्केलेट करना पड़ा था और गवर्नमेंट ने भी डी एस्केलेट कराया था, क्योंकि 2 या 4 पेशेंट थे और बेड खाली थे और नॉन कोविड पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही थी और हम कोविड के बेड्स खाली रखे हुए थे उसको। और आज 4 हफ्ते में हम एनिलेट हो चुके हैं, ओवरवेल्म हो चुका है। अब पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट कि पैनिक नहीं करना है। देखिए अब जो हम देख रहे हैं, कुछ तो ऐसी तस्वीरें, और मुझे रोज 50 फोन कॉल्स आते हैं एग्जैक्टली वही कि एडमिट कर लीजिए, हमारा सांस उखड़ रहा है, हमारे पेरेंट्स। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बेड्स नहीं हैं और कोविड के बेड्स स्पेसिफिक होते हैं, तो हम उनको नहीं एडमिट कर पाते। बट ये भी मुझे पता है कि उनमें से 50% को तो एडमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो पैनिक हो रहे हैं। जब उनसे डिटेल में बात करो, एक वीडियो कंसल्टेशन करो, उनको बताओ कि ये पैरामीटर्स होते हैं जो आप अपने आप से ही बेटर कर सकते हो। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन किस तरह आपकी बेटर हो सकती है, आपको क्या क्या एनालाइज करना है। इनफैक्ट 2 दिन 3 दिन के बाद उन्हीं से वीडियो कंसल्टेशन हो रही होती है, तो कहते हैं कि हम बेटर फील कर रहे हैं, अच्छा हुआ हम नहीं एडमिट हुए। उनको ये भी पता है कि बेड नहीं है, तो वो और पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगले 2 दिन अगले 3 दिन में एडमिशन होगी। तो 50% तो ऐसे हैं कि अगर हमने होम केयर अगर इम्प्रूव करें तो हम उनकी देख रेख कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा गवर्नमेंट का कभी वो फोकस रहा ही नहीं कि किस तरह हम होम केयर को इम्प्रूव करें। हमने सिर्फ सोचा कि अस्पताल के बेड, अस्पताल के बेड और अस्पताल के बेड। जी, सेकंड बात आपने एक सेकंड सर रोक रहा हूं मैं आपको। आपने बिल्कुल सही कहा, पैनिक नहीं करना है। आम आदमी को थोड़ा इत्मीनान रखना होगा। लेकिन सर इट इज इजियर सेड देन डन। जब अपने घर में सांसें उखड़ रही हो, आपके पिता की, आपकी माता की, आपकी पत्नी की। मैंने आज, मेरे ही एक करीबी मित्र हैं, उनकी एक कॉलीग हैं, माता को पहले खोया, फिर पिता को खो दिया और पति भी कोविड पॉजिटिव हैं। मतलब उनको यही नहीं मालूम मैं कहां हूं, कर क्या रही हूं। आम आदमी को तो बता दिया जाता है कि आम आदमी ये करे। मेरा सवाल सर ये है, सरकारें क्या करें? एक सिस्टम नहीं बन सकता? हमारा डेटाबेस सब कुछ तो है सरकार के पास कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो। अब कहीं भी हम भागते फिर रहे हैं, सर मारते फिर रहे हैं कि कोई भी अस्पताल मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस क्लियरली हैं। देखिए किसी भी पेशेंट को इधर से उधर भटकने की जरूरत कभी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने कहा कि ठीक है हम उनसे बात कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताए कि अगर अभी भी हम कहते हैं कि 100 अगर सपोजिंग हम कहते हैं कि आईसीयू बेड्स हैं, वो कहां पे हैं? आफ्टर ऑल इसीलिए तो पेशेंट भटक रहा है, इसीलिए तो पेशेंट भटक रहा है कि उसको नहीं पता, वो हर अस्पताल से अस्पताल भटक रहा है। किसी भी वेबसाइट पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सार्वजनिक जगह आम आदमी को यही नहीं मालूम बेड कहां अवेलेबल है। हम कहते हैं कि ये स्टेट सीक्रेट हो गया है। हजार हमने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी। आप सोचिए जब नवंबर में ऐसी बातें हुई थी, ऐसे व्यूज आ रहे थे, विजुअल्स आ रहे थे, तब भी हमने कहा था 500 लोगों की हेल्पलाइन बहुत आसानी से बन सकती है। अगर आप कह रहे हो कि 100 बेड है तो वो 100 बेड तो ऑक्यूपाई होने चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 300 या 400 ऑक्सीजन बेड्स हैं या 1000 ऑक्सीजन बेड्स हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ मिलेगी।
उनको भटकना नहीं चाहिए। वो कुछ घंटे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर उनको सुविधा प्राप्त हो जाए तो वैसे ही पेशेंट बेटर होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही वो स्टेबलाइज हो जाएगा और वैसे ही मौतें कम हो जाएंगी। हमें वरी इस बात की है, एंड आई एम स्पीकिंग टोटली एज अ डॉक्टर, हमें वरी इस बात की है कि जिस हिसाब से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसी हिसाब से हमारी मौतें भी होंगी, चाहे वो मौतों की परसेंटेज ज्यादा ना हो, बट नहीं सर, कल के मुकाबले आंकड़े तो घटे हैं लेकिन मौत बढ़ गई है। बढ़ गई है और बढ़ेगी ही। दूसरी वजह से इसलिए बढ़ेगी कि जितने पेशेंट्स और ज्यादा होते जाते हैं, डॉक्टर फाइनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो उतने ही हैं। हम बात करते हैं कि हमने वेंटिलेटर बढ़ा दिए, हम बात करते हैं कि हमने बेड्स बढ़ा दिए, बट वही डॉक्टर आज नॉन कोविड पेशेंट्स, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स, बाईपास सर्जरी हो रही है, चाहे वो डायलिसिस हो रही है, चाहे वो ट्रॉमा आ रहा है, वही एनेस्थेटिस्ट, वही इंटेंसिविस्ट, वही डॉक्टर उन पेशेंट को भी देख रहे हैं और वही पेशेंट अब कोविड को भी देखेंगे साथ साथ। तो ये जो हम सोचते हैं कि डॉक्टर एक मशीन है जो कि पीपीई पहन के 12 से 24 घंटे भी काम कर लेगा और अगले दिन आके हार्ट सर्जरी भी करके पेशेंट को ठीक कर देगा, ये नामुमकिन है। नहीं हमें तो मैं यहाँ पर डॉक्टर्स तो हमारे फ्रंट लाइन मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो और आप लोगों को हम परेशान भी करते रहते हैं। हम तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी समझा रहा हूँ। हाँ। कि यही वजह है जो हम कहते हैं कि एक तरफ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटनेस में बढ़े, सेकेंडली पेशेंट को ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो जिसमें कि उनको दर भटकना ना पड़े, उनको पता हो कहां पे जाना है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर अशोक सेठ आज कहा कि भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हो, आर्थिक हित मानव जीवन से ज्यादा महत्व नहीं रखता है, ये पैसे कमाने की बातें छोड़ दो, फैक्ट्रियों में जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसे मरीजों के लिए मुहैया कराया जाए। ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनकी ऑक्सीजन आपूर्ति कम नहीं की जा सकती? इसके लिए एक मिली जुली एक तालमेल करना होगा ना। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, राज्य सरकार अकेले कर लेगी क्या? या बिहार में कमी है, बिहार में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो झारखंड से मांगेगा, झारखंड कह देता नहीं देते हम। दवाइयों की कमी हो रही है तो कोई एक सेंट्रलाइज्ड कमांड होगा कि नहीं होगा, या नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल होनी चाहिए और हो भी रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि ये सब जो चीजें आप कह रहे हो ये अगले एक हफ्ते में करेक्ट होने वाली हैं। आई थिंक जो हुआ है कि जितने नंबर्स बढ़े हैं उसका किसी को एक्सपेक्टेशन था नहीं, डॉक्टरों को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था और क्लियरली एडवाइजर्स को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस दौर से नंबर बढ़ेंगे, कि हमें 2 हफ्ते में सिस्टर हमारा ओवरवेल्म होकर एनिलेट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम लॉकडाउन की बात करते हैं वो एक रीजनल लॉकडाउन, सिटी लॉकडाउन की बड़ी इंपॉर्टेंट अहम बात है कि ये अब रोकना ही है, हमें ट्रांसमिशन को रोकना है। एक तरफ तो हमें उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश कहती है सख्ती से काम चल जाएगा सरकार, महाराष्ट्र कहता है कल से लगाएंगे, दिल्ली ने लगा दिया है। अब वही तो मजदूरों के पलायन की समस्या भी सामने आने वाली है, अभी तो मरीजों की समस्या, अब पलायन की भी आएगी। डॉक्टर अशोक सेठ, लाइव्स और लाइवलीहुड पे हमें ध्यान रखना है, बट जो हम लॉकडाउन कह रहे हैं वो पुराना वाला लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन अब यह है कि हमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का स्ट्रिक्टनेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एक्सपर्ट की राय दी। अब प्रेम शुक्ला, ये तो आप मानेंगे रायता फैला हुआ है, अब हम समेटने में लगे हैं, पर समेटने में आह, पीड़ा, दर्द आम आदमी को हो रहा है। देखिए, महामारी भयंकर रूप में है। स्वयं आपके डॉक्टर जो विशेषज्ञ यहाँ पर फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन बैठे थे, उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से विशेषज्ञों को भी अनुमान नहीं था कि महामारी इस भयंकर स्वरूप में प्रकट होगी। इस कारण जो पूर्व तैयारियां हो सकती थी वो तैयारियां भी नहीं हो पाई। यह स्वयं आपके ही पैनल पर अभी अभी आपके विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया। ऐसे में रायता फैला, इस टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन रायता फैलने की बजाय महामारी जिस भयंकर स्वरूप में आई है उससे मुकाबला करने में हमारे तो वो बेड बढ़ाने थे, ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करनी थी, वैक्सीन्स बन रही थी, वो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस बन रहे थे, वो सब कुछ ठंडे बस्ते में क्यों डल गया कि नहीं अब कोरोना से हम जीत गए? नहीं, कोई ठंडे बस्ते में नहीं पड़ा था। रेमडेसिविर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ लोकल डिमांड्स कम थी, इसलिए एक्सपोर्ट होता है। अब रेमडेसिविर जैसे ही कमी महसूस होने लगी तो उसके एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया। राज्य जो है वो जिनको जैसी आवश्यकता पड़ रही है वो ले रहे हैं। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की वायल्स जो है वो स्पेशल चॉपर से अलग अलग जिलों में बांटी गई,
तो अलग अलग जिस तरह से प्रयास की राज्य जहां जितना उनसे संभव हो पा रहा है वो प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से वैक्सीन के संदर्भ में हमको रॉ मटेरियल कम पड़ा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो रॉ मटेरियल सप्लाई तो आज की बात बता रहे हो, उनके साथ संयोजन किया। नहीं, वो जब कम पड़ेगा उसी समय। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, मैं नवंबर से जनवरी के बीच में जब ग्राफ गिरने लगा, उसके बाद हमने किस चीज की तैयारियां की? हमने तैयारियां की चुनावों की, हमने तैयारियां की कुंभ मेले की। अभी तक 6 चरण का प्रचार हो चुका है, आज 6वें चरण का प्रचार खत्म हुआ। तो कल सारे राजनीतिक दलों को ये सद्बुद्धि आई कि अब 500 आदमियों की ही हम सभाएं करेंगे, रैली नहीं करेंगे। वरना धकाधक रैलियां हो रही थी, हजारों लाखों का हुजूम आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब देखिए, रैलियां निर्वाचन आयोग ने यदि चुनाव घोषित किया है और जिन इलाकों में चुनाव घोषित हुआ, देखिए महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं है, 60,000 केसेस आ रही हैं, यहाँ कुंभ भी नहीं है, 60,000 केसेस आ रही हैं, उसकी 1/10, 1/12, 1/15 केसेस है चुनावी राज्यों में। हाँ, ये सही है कि निर्वाचन आयोग को यदि विशेषज्ञों से पहले परामर्श लेकर चुनाव के संदर्भ में अगर कोई संवैधानिक मार्ग किया गया होता, पहले से ही जो है रैलियों को जो है उसकी सीमाएं तय की गई होती, तो ये चीजें भीड़ से बचाया जा सकता। जैसे नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की बिल्कुल नहीं है, राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं। और प्रेम बाबू, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास भी ये जानकारी होगी, मैं दे रहा हूं आपको पूरा वक्त दूंगा, सुन तो लीजिए। प्रक्रिया में करो तो सारे राजनीतिक दल शामिल आ जाते। हाँ, एक मिनट सुन तो निर्वाचन की प्रक्रिया में देखिए, जो पश्चिम बंगाल में जितने रिपोर्टर्स गए ना, मीडिया वाले, मेरे सहयोगी जो गए अलग अलग चैनल से, जो लोग आ रहे हैं ना, मैं लाइन से नाम गिनवा सकता हूं। संक्रमण इतना तेजी से फैला है प्रेम शुक्ला जी, अभी वहां पूरी तस्वीर आई नहीं है सामने। जितने रिपोर्टर्स गए उनमें से आधे यहां पर अब दिल्ली में आकर या तो अस्पताल में है या होम आइसोलेशन में है, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभी वहां की तस्वीर भी पूरी आनी बाकी है। मेरा सवाल यही है कि हम और चीजों में मशगूल हो गए, कोरोना को भूल गए क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी आपके सामने फोर्टिस अस्पताल के चेयरमैन ने कहा कि जब नवंबर दिसंबर में मामले घट गए तो फोर्टिस में जहां 100 बेड की व्यवस्था थी, वहां 4 का भी जब ऑक्यूपेंसी कोरोना पेशेंट की नहीं रह गई तो उन्होंने अपने जो है बेड्स को नॉन कोरोना में कन्वर्ट कर दिया। अब जब अचानक लहर 1 महीने में बहुत भयंकर तरीके से आ गई, तो वो जो बेड्स बढ़ा रहे हैं, तो ना उतने बेड्स की संख्या लगातार बढ़ पा रही है, ना फ्रंटलाइन वर्कर्स अचानक आ जाएंगे, ना डॉक्टरों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे में निश्चित तौर पर अराजकता वाली स्थिति अस्पतालों में भी पैदा होती है। आम आदमी को नहीं मिल रहा है ना बेड, आप ये तो मानते हैं प्रेम शुक्ला? हाँ, निश्चित। मैं बता रहा हूं, मैं 1 महीने से, मैं तो महाराष्ट्र में जहां सबसे अधिक कोरोना का प्रसार है, मैं 1-1.5 महीने से बेड ले पाने के लिए रोज 1-2 पेशेंट्स के लिए लड़ रहा होता हूं, लिटरली। और ऐसा क्यों है? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं प्रेम बाबू, नेक काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आम आदमी के लिए, दुआएं मिलेंगी आपको। पर मुझे एक चीज समझाइए, आम आदमी को बेड के लिए लड़ना पड़ता है और हमारे नेताओं, हमारे मंत्रियों को, हमारे मुख्यमंत्रियों को जब कोरोना होता है, मैंने आज तक एक वाकया नहीं सुना कि भाई मंत्री को, मुख्यमंत्री को, नेता को, सांसद को बिस्तर मिलने में दिक्कत हुई हो। मैंने शुरू में कहा ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम ही तो हैं यहाँ के राजा। राजा बेड के लिए त्राहिमाम करे, गुहार लगाए, और जिसको हम चुनते हैं उसको तुरंत बेड मिल जाता है। ये भी एक हकीकत है ना? नहीं, एक सही बात कह रहे हैं आप चौधरी जी, आपकी सही बात है। और निश्चित तौर पर हर जिले में, हर बड़े शहर महानगर में इसके लिए डैशबोर्ड बनना चाहिए, ताकि जो है कहाँ कितना बेड है, किसकी अवेलेबिलिटी है, किसको प्रायोरिटी दी जाए, ये ऑटोमेटिक ढंग से वैज्ञानिक विधि से इसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, यही मैं सवाल पूछना चाह रहा था, यही सवाल। बहुत अच्छी बात कही प्रेम बाबू। रागिनी नायक, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? डैशबोर्ड जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं, डैशबोर्ड क्यों नहीं बन जाते? आम आदमी को क्यों ना पता हो? अगर मैं नोएडा में रहता हूं, मेरे घर में कोई दिक्कत पेश आन पड़े, तो मुझे पता हो कि वो अस्पताल है, वहां पर बिस्तर खाली होगा और ये कब खाली होगा, और मैं वहां जाकर भर्ती करा दूं। संदीप जी, आप एक जो नोडल इंफॉर्मेशन एजेंसी की बात कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा सुझाव है।
लेकिन इसके साथ साथ संज्ञान में यह भी लेना पड़ेगा कि देश में पिछले 1 साल से कोरोना से लड़ने की नीति निर्धारण का अधिकार किसके पास है? हेल्थ इमरजेंसी चाहे लगी हो चाहे ना लगी हो, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जरूर लगा था पिछले साल, और उसके बाद से सारे जो नीति निर्धारण हो रहा है वो सेंट्रलाइज्ड है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। और सुनिए मेरी बात ध्यान से, आज देश की जनता का हाल ये है कि हर एक नागरिक जो देश का है वो कह रहा है कि कोई उम्मीद नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल, हालातों पे हंसी, आज किसी बात पर नहीं आती। देश में रुदन, क्रंदन, बेबसी और भय है, और केंद्र सरकार कैसे करेगी? केंद्र सरकार अगर हेल्थ इमरजेंसी लगाएगी तो उसे जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना किसे कहते हैं, इसको लगातार केंद्र सरकार चरितार्थ कर रही है। अमित शाह जी ने एक क्रोनोलॉजी समझाई थी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ी सी क्रोनोलॉजी मैं भी समझाना चाहती हूँ। आप देखिए, पिछले साल फरवरी में WHO ने कहा कि कोरोना महामारी है, वो ग्लोबल पेंडेमिक है। उसके बाद भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन करना केंद्र सरकार का निर्णय था। कोरोना से लड़ने के बजाय मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना केंद्र सरकार का निर्णय था। ये 1 साल पुरानी बातें, इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। रागिनी, लॉकडाउन लगाना नहीं, क्रोनोलॉजी हो जाएगी। अभी आम आदमी के दर्द की बात करते हैं। आप पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैंने ये पूरी बातें सुन रखी हैं। मैंने आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट रागिनी, ये क्रोनोलॉजी है। यहाँ पर ये कोई चुनावी सभा थोड़ा हो रही है रागिनी। सवाल आज का है, आपने ये माना डैशबोर्ड होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों की जहां तक बात है, थोड़ा सा आप धैर्य तो रखिए। मैं धैर्य रखता हूं, आम आदमी धैर्य खो रहा है। होगा अगर आप सुनेंगे। हाँ सुनाइए। आप सुनते नहीं। हाँ सुनाइए। मेरा, अब देखिए मेरी बात, आप लंबा समय देंगे नहीं, इसलिए लब्बो लुबाब मेरी बात का यह है कि अगर लॉकडाउन लगाने का निर्णय केंद्र सरकार का होगा, दवाई कौन बनाएगा, उसका कैसे ट्रायल होगा, उसकी प्रोक्योरमेंट कैसा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, यह केंद्र सरकार का निर्णय होगा। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ही ये निर्णय लेगी कि अपने लोगों को हम मरने के लिए छोड़ देंगे और हम 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है दूसरे देशों में पहुंचाएंगे, तो जिम्मेदारी भी तो केंद्र सरकार की होगी। आज केंद्र सरकार क्या कह रही है? हमारे देश में मीडियन एज 25 साल है। केंद्र सरकार ने आज घोषणा कर दी कि 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों की होगी और प्राइवेट कंपनियों की होगी। जो 200-250 रुपए में वैक्सीनेशन हो रहा है हमारे देश में, उसका दाम अचानक से बढ़ जाएगा। क्या यह आज की समस्या नहीं है? क्या इसका नीति निर्धारण केंद्र सरकार ने अचानक से नहीं कर दिया? क्या राज्य सरकारों से इसके बारे में पूछा गया? क्या हमारे देश में हर राज्य का रेवेन्यू जनरेशन का जो एक सिस्टम है वो एक जैसा है? क्या आप नागालैंड को कर्नाटक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? क्या आप असम को मध्य प्रदेश या गुजरात के साथ कंपेयर कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में हम किससे सवाल पूछेंगे? आज राज्य मैं सवाल व्यवस्था से पूछ रहा हूं रागिनी। लेकिन रागिनी, नहीं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे। अब रागिनी, आप धारा प्रवाह बोले जा रही है। 1 मिनट, अब शांति रखिए, अब शांति रखिए रागिनी। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का गेम चल रहा है क्या? मेरा सवाल ये है, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन में भी इम्यूनिटी आने में 3 महीने लग जाते हैं। सवाल मेरा यह है, आज की तारीख में अगर बेड नहीं मिल रहा है, वो किसकी जिम्मेदारी है? आज ऑक्सीजन की कमी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही है। उसके लिए यह साझा लड़ाई होगी कि नहीं? या जी आप गलत और हम बैठकर ताली बजाएं क्या यहां पर? नहीं संदीप जी, आप देखिए राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को चुनकर सरकार पे बिठाने का काम जनता करती है। दोनों के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, सब जनप्रतिनिधि हैं, सबकी साझा जिम्मेदारी है। और अगर हाथ पकड़कर काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। लेकिन मैं क्रोनोलॉजी इसीलिए समझा रही थी कि पिछले पूरे 1 साल को आपको देखना होगा। अगर पीएम केयर फंड को आरटीआई से बाहर रखकर हजारों करोड़ रुपया उसमें आया है, उसके बाद भी बेड नहीं है, उसके बाद भी वेंटिलेटर नहीं है, उसके बाद भी आईसीयू नहीं है, उसके बाद भी रेमडेसिविर नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट कहता है हमारे पास इंग्रेडिएंट खत्म हो गए, 2 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई काम नहीं करती। तो ये राज्य सरकारों के पास इसका नीति निर्धारण की जिम्मेदारी भी नहीं थी और अधिकार भी नहीं था। तो जिम्मेदारी की जब बात आए तो आप कहें कि ये राज्य सरकारों का काम है। आपकी देखिए, ये राजनीतिक, 1 मिनट संजीव झा, ये राजनीतिक नूरा कुश्ती में मेरा सवाल बड़ा साफ है, बिल्कुल क्लियर हूं मैं इस बारे में।
ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आपको मुबारक। कौन सही कौन गलत आपको मुबारक। हमने आपको चुना था। हमें तो भैया बिस्तर चाहिए अगर मेरे घर में कोई मरीज है तो, मुझे तो दवाइयां चाहिए, मुझे चाहिए वो व्यवस्था जहां पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, जहां वेंटिलेटर की जरूरत हो तो वो मिल जाए। गलत मांग रहा है क्या आम आदमी? संजीव झा, मुझे आपकी राजनीति से क्या लेना देना, मुझे अपने परिवार की जान की परवाह है। नहीं संदीप जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जब मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कोरोना से कैसे बचेंगे, किस तरह से हमारा इलाज होगा। मुझे लगता है कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पैंडेमिक का समय है, लोगों के मन में डर है। अब मैं इस बात पर डिबेट करूं क्या? अभी मनीष सिसोदिया का मैं ट्वीट चला रहा हूं जी, दिल्ली में 8 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। मैं अब आपसे और प्रेम शुक्ला से यहां आधे घंटे भिड़ता रहूं जी ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है? मेरा सवाल यह है ऑक्सीजन कब मिलेगी, दिल्ली में पर्याप्त कब होगी और कौन करेगा? बिल्कुल आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि जब पैंडेमिक का टाइम होता है तो सबको मिलकर के काम करना है, किसी से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। ये देश को बचाने की लड़ाई है और सबको मिलकर काम करेंगे तभी ये देश बचेगा, जो कमोबेश अभी हालात हैं। देखिए, लेकिन एक चीज और हमको लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चौथा वेव है और पिछले 3 वेव की एनालिसिस करें, अगर दिल्ली की ही बात करें तो संक्रमण का दर 7 से 8% था। 7-8 हजार सबसे ज्यादा पेशेंट हुए थे दिल्ली, लेकिन चौथे वेव में संक्रमण का दर 30%, 32% पहुंच चुका है। और जब इस संक्रमण की दर में 25-26 हजार पेशेंट रोज आ रहे हैं, तो 25-26 हजार पेशेंट आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि इतना अंदाजा इस तरह का वेव होगा, किसी को अंदाजा नहीं था। हाँ, लेकिन चूंकि 5 साल दिल्ली में हेल्थ पे हमने काम किया, हमने भाई अंदाजा इसलिए नहीं था ना, आपकी प्रायोरिटी नहीं थी संजीव झा, अंदाजा इसलिए नहीं था। आप लोगों को अस्पताल मिल जाएंगे। आप बहुत सारे नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो नाम लेकर बोलता हूं, बहुत सारे नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आम लोगों के लिए, पर दरअसल जो मंत्री संतरी हैं ना इस देश में, उनके लिए बेड की कमी नहीं होती। एलएनजेपी पर आम आदमी को एक बेड पर 2 मरीजों को बैठना पड़ता है। यह आम आदमी के साथ होता है। नेताओं को पता है मेरा काम तो निकल जाएगा, हो जाएगा मेरा प्रबंध, तो आप क्यों सोचेंगे? नहीं संदीप जी, ऐसा नहीं है कि जिनको जनता ने चुना है वो इतने बेपरवाह हो सकते हैं। लगातार 3 दिन से हमें नींद नहीं आई, हमने सोया नहीं है। सरकार के साथ साथ हमने अपना पर्सनल हेल्पलाइन शुरू किया और लोगों की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स दौड़ रहे हैं, लोगों की कमियों को देख रहे हैं, इसलिए तो चुना था, कमी ना हो। बहुत बेपरवाह है तो होता ऐसा नहीं है। पर मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि आज दिल्ली के सीएम लगातार 2 टाइम अपने अधिकारियों से मिलकर बैठ करते हैं, रोज योजना बनाते हैं कैसे इसको बेहतर तरह से प्रबंधन किया जाए। और यही कारण है कि हमने दिल्ली में, आपने कहा कि कोई एक ऐसी जानकारी पोर्टल जरूर होना चाहिए ताकि लोगों को जानकारी मिले। हमने दिल्ली कोरोना ऐप के नाम से पोर्टल बनाया जिसमें सभी हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या की जानकारी दी और फिर उसके साथ एक हेल्पलाइन को ऐड कर दिया। फिर हमने वहां पे सीएम रिप्रेजेंटेटिव, वो भी अपने आप में एक तमाशा है, गड़बड़ झाला है। वो आरोग्य सेतु ऐप भी बनी थी कि वहां जाकर टेस्ट करा लो, वहां पर ये सब कुछ मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है। ये दिखाने के हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और का खेल है। घनश्याम तिवारी, मैं 1 सेकंड, घनश्याम तिवारी, ये मैं गलत जानकारी दे रहा हूं क्या? देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि 414 दिन इस पैंडेमिक के हो चुके हैं और ऐसे में अलग अलग राज्यों ने जो प्रयास किए उसमें कई सारे प्रयास कारगर रहे। जो दिल्ली की ऐप है उसके साथ जो हेल्पलाइन है, जैसे ही किसी को कोविड पॉजिटिव होता है जो कॉल्स आते हैं डॉक्टर से, वो एक अच्छा सिस्टम है, उसको राष्ट्रव्यापी किया जाता है। इतना आंकड़ा है आपके पास। अगर आप पिछले 10 दिन के आंकड़े ही देखें तो कोविड के जो एक्टिव केसेस है वो डबल हो गए हैं और उससे पहले 1 महीने के देखिए जो संक्रमण की दर है, R नंबर जिसे कहा जाता है, वो लगातार बढ़ रही थी। तो आपने सही दिखाया कि सरकार के पास जो भी संसाधन थे, इंस्टीट्यूशन थे, उनको पता था कि दर बढ़ रही है। जो म्यूटेंट की बात की जा रही है, आज अखबारों में खबर है कि अक्टूबर में हमें उस तरह के म्यूटेंट की खबर थी, लेकिन उसके ऊपर आगे अध्ययन नहीं हुआ। सीरो सोवे साहब बता रहे थे। बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सोया कौन हुआ था? चलिए, जो भी सोया हुआ था, अगर आज भी वो जगने को तैयार है तो मैं कहना चाहता हूं उसे ये करना चाहिए। इस देश में जैसे नीट पीजी का एग्जाम अभी पोस्टपोन हुआ, लगभग 1.5 लाख डॉक्टर्स थे जो एग्जाम लिखते थे। यानी कि अगर हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं कि हम हर
किसी मरीज को जो कोविड पॉजिटिव होता है उसके लिए एक रिमोट फोन पे उपलब्ध डॉक्टर की टीम दे सकते हैं, या 1 या 2 डॉक्टर दे सकते हैं जो उसे सलाह दे सके। जो शुरू में जो डॉक्टर एक्सपर्ट आए थे वो इस बारे में कह रहे थे कि हर किसी को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, जब आपदा आ जाती है, जब रायता फैल जाता है घनश्याम तिवारी, तो ये सारी फ्यूचर टेंस में बातें क्यों होती हैं कि ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन हम रैंप अप कर देंगे, रेलवे को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कैंट के जितने भी आर्मी में कैंट जो होते हैं इलाका, वहां के अस्पतालों को भी खोल दिया गया है। देखिए संदीप जी, जब अगर आप गाड़ी चलाते हुए सो जाएंगे तो एक्सीडेंट तो लाजमी है, उसके बाद ही करेंगे ना। ये सरकार गाड़ी चलाते हुए सो गई, बताइए। डेढ़ सरकार नहीं, सरकारें नहीं। देखिए 1.5 महीने से बंगाल में जो चुनाव का खेल चल रहा है, सभी पार्टियों ने कहा कि 8 फेज में चुनाव नहीं होने चाहिए। कोई लॉजिक है क्या? आज भी सिर्फ एक ही पार्टी वहां पे रैली करना चाहती है। क्या लॉजिक है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जेपी नड्डा और हर्षवर्धन उसको ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, योगी आदित्यनाथ चले जाते हैं? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हर रोज अखबारों के फ्रंट पेज पे जलती हुई चिताओं की तस्वीर है। क्या इनका ईमान नहीं है जो डोल सके? कि आज काशी से तस्वीर है, एक मां अपने मरे हुए बेटे को ई रिक्शा में लेकर घूम रही है। इनका ईमान नहीं है जो डोल सके? मैं मानता हूं कि इन लोगों ने चुनाव के बहाने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, और यह बात राजनीतिक रूप से, जनता के रूप से कहनी चाहिए, लेकिन यह बात हमें इस चीज से अडिग नहीं करें कि हमको अच्छे सुझाव दे सके। आज भी अगर इस सरकार से कोई अच्छे सुझाव मांगेगा तो मुझे लगता है कि कोई विपक्षी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, या साथ की पार्टी आम आदमी पार्टी है, या साथ की पार्टी है जैसे एलजेपी है, ये लोग सुझाव देंगे। मैं चैलेंज करता हूं यहां पर एलजेपी के प्रवक्ता बोले कि ये सरकार का हिस्सा है, इनसे कोई सुझाव मांगे गए, या चिराग पासवान बोले कोई सुझाव मांगे गए। फिर वही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जो एके वाजपेयी, सवाल मेरा ये है, और आप भी उस दिन चर्चा में थे जब मैंने एक ये जानकारी जो हर देशवासी को होनी चाहिए कि राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 में जिंदगी जीने का जो मुझे मूल अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट, उसमें डॉक्टर्स असिस्टेंस भी शामिल है। आज जो स्थिति है, क्या ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात नहीं हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि हालात बिल्कुल हाथ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन मुझे यह भी साथ में कहना पड़ेगा कि इसके लिए पूरी तरीके से आप केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश न की जाए। देखिए 2020 में जब आया था कोरोना पहली बार मार्च में, तो मोदी जी ने पूरी मुस्तैदी से कमांड अपने हाथ में ली थी और राज्यों में, पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद क्या क्या नहीं कहा गया, और जबकि हकीकत में 2020 से लेके और दिसंबर जनवरी तक बाकायदा कंट्रोल में रहा कोरोना। आज कोरोना से लड़ने की कमान किसके हाथ में है? एक बात, आज राज्यों के हाथ में है कमान। आज राज्यों के हाथ में हो गए। एक सेकंड, आज राज्य डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ऑक्सीजन की, आज राज्य रेमडेसिविर की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, आज राज्य लॉकडाउन लगाएगा, आज राज्य ये तय करेगा कि उसको कितने हॉस्पिटल में है, उसको ऐप बनाना है कि नहीं बनाना। तो ये स्टेट हेल्थ इमरजेंसी है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। नहीं, नेशनल होने के बावजूद भी कंट्रोल अपने अपने राज्य का अपने मुख्यमंत्री के पास है। और ये मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में, जब प्रधानमंत्री ने मीटिंग की इस बार, जब ये सेकेंड वेव आई है, उसमें भी यही तय किया गया। देखिए जो केंद्र कर सकता है, केंद्र कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी ना पड़े उसके लिए पीएम ने मीटिंग बुलाई, डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई, फार्मास्यूटिकल कंपनियों की मीटिंग बुलाई, उसके प्राइसेस ज्यादा थे वो सब डाउन करवाए। कमी क्यों हुई? कमी क्यों हुई? एक वाजपेयी माफी नहीं, कमी बताइए। अभी आपके पैनल में डॉक्टर अशोक सेठ थे, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट तो कोई नहीं है। उन्होंने साफ बताया कि इस तरह की उम्मीद ना एक्सपर्ट्स को थी, ना एडवाइजर्स को थी कि इस तरह के हालात बनेंगे। तो जब उनकी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, देखिए पॉलिटिकल आदमी किसके बेस पे एक्ट करेगा? एक्सपर्ट्स के बेस पे, एडवाइजर के बेस पे, या जो स्पेशलाइज्ड है इस फील्ड के उसके बेस पे करेगा। अगर उनको ये उम्मीद नहीं थी तो अब सरकार को कैसे उम्मीद हो जाएगी? ठीक है, आखिरी सवाल प्रेम शुक्ला, देखिए जी, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है ना। मुझे जिंदगी जीने का हक मेरे संविधान ने दिया है, और उस हक में डॉक्टर्स असिस्टेंस, यानी कि अस्पताल में मैं जाऊं, मुझे बेड मिले, डॉक्टर मेरा उपचार करे, ये फंडामेंटल राइट मेरी बहाल होगी, कब होगी? आखिरी सवाल। देखिए ये सिर्फ फंडामेंटल राइट, ये मानव का स्वाभाविक जो अधिकार है, और हमारे यहाँ का जो वाङ्मय है, जो हमारा 5000 वर्षों का लिखित वाङ्मय, उस वाङ्मय में भी किसी के भी प्राणों की रक्षा करना
ये हमारा सबसे पहला दायित्व होना चाहिए, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक राज्य के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। और हम सबको जो है इस विषय पर समन्वित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल देने से, जो हमारी विपक्षी पार्टियां कीचड़ उछालने में उनको अत्यंत रस है, इसके अतिरिक्त आप जो है राज्यों से एक दूसरे से समन्वय कैसे बेहतर कर सकते हैं, केंद्र तो के राजनीति संसाधनों का छोड़कर, सदुपयोग राज्य कैसे ठीक है प्रेम बाबू, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। रागिनी, राजनीति भूलकर पहले इस समस्या से लड़ लें, उसके बाद कर लेंगे आरोप प्रत्यारोप। 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। संदीप जी कहाँ राजनीति की? आप मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी पिछले साल से सुझाव नहीं दे रहे हैं? चाहे नोटबंदी की बात हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 2% जीडीपी गिरेगी, मजाक उड़ाया, कहा गया कि वो तो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। राहुल जी ने कहा कि आप आर्थिक सहायता दीजिए वरना आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन होगा, सुझाव नहीं माना गया। राहुल गांधी जी ने कहा कि विदेशी वैक्सीन को देश में लेकर आइए, कहा गया फार्मा कंपनी की लॉबिंग कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है फार्मा कंपनी की दलाली, मुझे बताइए। जब प्राइस भी फिक्स नहीं किया, केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि वो नेगोशिएट करे। तो विपक्ष की भूमिका है सुझाव देने की। तो हमारी उम्मीद यही है, और उम्मीद नहीं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता जनार्दन हम हैं, तो लोकतंत्र के भगवान की बात तो सुनिए हमारे प्रतिनिधियों। आपका तो इलाज हो जाता है, आम आदमी भागा भागा दौड़ा दौड़ा परेशान हुआ घूम रहा है, उसकी सुनिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।